हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यू मोस्ट वेलकम एट द ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले ऑलिव बोर्ड आपके लिए बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको प्रेजेंट करता है, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो जस्ट रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। एंड आप हॉलीवुड को बहुत मस्ती से ज्वाइन करें अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर करने के लिए, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इन वन प्लान बैंकिंग सुपर एलाइट खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, ईएसआईसी और एलआईसी को लेकर जुड़े हुए हैं और वो उसमें अपना फ्यूचर देखते हैं, राइट। इस दोस्तों प्लान में आपके लिए 2000 प्लस टेस्ट विद एआई एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब आई मीन दिस इज अ लॉट बेसिकली कि किसी भी टेस्ट में प्रिपरेशन में आपको मोर देन 2000 टेस्ट दोस्तों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेस मिल रहा है आपको सभी बैंकिंग इंश्योरेंस कोर्सेज का, और लेक्चर्स जो मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, लेक्चर पीडीएफ एंड स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। So everything is cool over here। मस्ती से कहीं कोई और डाउट है तो आप जरूर हॉलीवुड की साइट पे इस चीज को लिख सकते हैं, राइट। And here is a Christmas carnival, so that's great, and it's going to be end on 26th of December। तो मस्ती से आप इन चीजों को ज्वाइन करिए, और जो टॉपर्स हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेट है हॉलीवुड जाना जाता है अपने कंटेंट को लेकर, अपने क्लासेस को लेकर। तो आप सब इसी को एंजॉय करें और आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले ईयर के लिए अपने आप के फ्यूचर को बहुत सिक्योर करें, राइट। यहाँ पे दोस्तों एसबीआई क्लैरिक का जो कि मेन फोकस रहा है 2023 का जो ये एग्जाम लेकिन निकल चुका है, और 2024 में ये अपने हाथ पैरों को जमा रहा है। तो प्रैक्टिस जो है उसको मस्ती से करें, और यही एकमात्र सॉल्यूशन है आप सभी के लिए एग्जाम को क्रैक करने का। और मुझे कहना चाहिए कि एग्जाम को क्रैक करने का ही नहीं, अपने आप को मजबूत करने का। आपको बहुत ही दिग्गज टीचर्स मिलते हैं यहाँ पे, और हर एक टीचर अपने आप में बहुत ही अलग क्वालिफाइड है। तो आपको उन सबसे पढ़ने को मिलेगा, प्लस इसके साथ साफ साफ दे रखा है वहाँ पे 150 लाइव क्लासेस दे रखी हैं आपके लिए, 5000 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और 84 डाउनलोडेबल मॉक पेपर्स दे रखे हैं, राइट। 24/7 ऑफलाइन क्लासेस दोस्तों अवेलेबल हैं, तो मस्ती से ज्वाइन करिए आप, राइट। ये पीडीएफ लाइव बैच की बात चल रही है। तो ऑल अबाउट इन सब के लिए, और खासकर एसबीआई एस्पिरेंट्स के लिए इन सब चीजों को लाता है, राइट। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग खासकर यदि मैं बात करूं जोन की, जैसा कि मैंने पहली बार अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डेली फ्री क्लासेस चलती हैं 7 AM to 8 PM, और हर एक क्लास को आप एंजॉय कर सकते हैं। जिनको लगता है कि यार हमें फ्री क्लासेस चाहिए, तो मस्ती से आप इन टीचरों से मिलिए, राइट। और दे आर द इंडियाज लीडिंग एजुकेटर्स, सो आप इनको ज्वाइन करिए, इनकी क्लासेस लीजिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए सभी का लुत्फ उठाइए। डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ऑल बोर्ड्स के जो जितने भी हैं, और उनके संग आपको वन टू वन करने का मौका मिलता है। आप लाइव क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो व्हाई आर वी हायरिंग आवरसेल्व्स, हम क्यों अपने आप को छुपाएं, राइट। तो इन सब चीजों का बहुत लाभ उठाइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हॉलीवुड ने दोस्तों सबसे मुख्य आप लोगों के लिए निकाला है एक प्रैक्टिस बैच, पीडीएफ प्रैक्टिस बैच, राइट। तो जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम दिग्गज टीचरों के साथ। तो मस्ती से ज्वाइन करिए, दोबारा मैं यही कहूंगा, और लुत्फ उठाइए हर एक क्वेश्चन का, बहुत ही, जिससे मुझे कहना चाहिए कि हार्ड नट टू क्रैक, सुपर नेचुरल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे इसमें। तो बिल्कुल देर मत करिए किसी भी चीज को लेके, और कूद जाइए रणभूमि में। चलिए इन सब के बाद स्टार्ट करेंगे आज का प्रैक्टिस मॉक पेपर दोस्तों नंबर 17, और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जानेंगे, और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेंगे। उससे पहले मैं अपनी को स्टार्ट कर लूं, सो दैट यू कैन लुक एट मी ओवर हियर। यस, नाउ इट इज फाइन आई थिंक, राइट। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके लिए। मस्ती से पढ़ें, इधर बताएं कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। पहले आप पढ़ेंगे, फिर मुझे बताएंगे। पहले पढ़ लें जल्दी से, यहाँ पे मेरे पास टाइमर नहीं है, वरना मैं आपको टाइमर जरूर देता। वो टाइमर आपको मंडे से मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी आप जल्दी से इसको पढ़िए। The manager urged employees to dash a positive work environment through teamwork। क्या सही आंसर होना चाहिए?
मैनेजर ने अर्ज किया एम्प्लॉय से टू डैश कि क्या करे एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए थ्रू टीम वर्क के जरिए। मैनेजर क्या कहना चाह रहा है? द मैनेजर अर्ज्ड एम्प्लॉयज, मैनेजर ने अर्ज किया एम्प्लॉयज से टू डैश, क्या करने के लिए? एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को लेकर टीम वर्क के द्वारा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर कहा आपने। मैनेजर अर्ज कर रहा है, टीम वर्क की बात हुई है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना है। तो भाई सीधी सी बात है, जब इतनी चीज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है तो कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं आएगा ना। अब नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा तो यहाँ पे नेग्लेक्ट, डिमोलिश और डिवास्टेट, ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड है which we don't want to use and we can't use। तो इसलिए यहाँ पे एक ही वर्ड बचा and that is we call cultivate। तो cultivate इसका दोस्तों सही आंसर होना चाहिए। The manager urged employees to cultivate, मैनेजर ने अर्ज किया एम्प्लॉय से कि भैया कल्टीवेट करो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट थ्रू टीम वर्क के जरिए। एंड दिस वन शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, द मैनेजर अर्ज्ड एम्प्लॉयज टू कल्टीवेट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट through teamwork. So the right answer must be one and only cultivate and that should be the perfect answer। मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा, सबको मालूम होना चाहिए नेग्लेक्ट, डेमोलिश और डिवास्टेट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना, डेमोलिश ढहा देना, नष्ट कर देना, डिवास्टेट भी डेमोलिश का भाई है, नष्ट कर देना। तो बाकी तीनों बिल्कुल गलत हैं। वन एंड ओनली राइट आंसर मस्ट बी ए, कल्टीवेट। सिंपल। नंबर नेक्स्ट। वाओ दोस्तों, ये है आपके सामने पैसेज। इस पैसेज को पढ़ें, पहले पढ़ लें आप जल्दी से, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कम ऑन। Read the passage carefully and then we guys are going to start the questions। बहुत ही शॉर्ट पैसेज है, छोटा सा पैरा है। ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपनी स्पीड बना सकें जल्दी से। चलिए, तो सैनिस ने कहा इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे upheld the 2019 डिसीजन। upheld का मतलब होता है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग होल्ड देना, किसी का साथ देना। तो in a landmark verdict, the Supreme Court on Monday upheld the 2019 decision of the Centre to abrogate special status for the erstwhile state of Jammu and Kashmir under Article 370 and set a deadline of September 30 next year for the assembly elections to be held। The unanimous order by a bench of 5 judges headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud followed more than a dozen petitions challenging the revocation and a subsequent decision to split the state into two union territories, Jammu and Kashmir number 1 and Ladakh number 2। तो भाई सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपहेल्ड किया, स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया है 2019 के डिसीजन को सेंटर के कि एब्रोगेट किया जाए स्पेशल स्टेटस फॉर द अस्टवाइल स्टेट, जो कि पहले स्टेट के तौर पे माना जाता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्या किया है, इस चीज का साथ दिया है सेंटर के डिसीजन का। और वो माना जाता था अंडर आर्टिकल 370 के अंतर्गत, राइट, एक स्टेट का दर्जा दिया गया था उसको। एंड सेट अ डेडलाइन, और उसे एक डेडलाइन दी गई ऑफ सितंबर 30 नेक्स्ट ईयर की, राइट, फॉर द असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड, जहां पे असेंबली इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर जो होने हैं तब तक भैया ये सब निपटा लो। द यूनानिमस ऑर्डर बाय अ बेंच ऑफ 5 जजेस हेडेड, ये जो यूनानिमस डिसीजन है, ये जो सबका एक डिसीजन है जिसका कि गठन किया गया था एक बेंच जो कि 5 जजेस की थी, जिसमें से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने इस चीज को लीड किया था, राइट। और उनके लिए फॉर मोर देन अ डजन पिटिशंस जो थे चैलेंजिंग, वो आए थे रिवोकेशन एंड अ सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन को लेकर, सब्सिक्वेंट डिसीजन टू स्प्लिट द स्टेट, कि भैया ये जो डिसीजन है स्प्लिट द स्टेट करने को इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, इसको टू यूनियन टेरिटरीज में विभक्त कर दिया जाए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, राइट। तो ये सेंटेंस आपके लिए साफ साफ जो पैसेज है वो लिखा गया। स्टार्ट करते हैं इसके साथ क्वेश्चन को। अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे मस्ती से और फिर मुझे आंसर देंगे क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। What did the Supreme Court uphold in the landmark verdict on Monday?
नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड? सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड किया? किसने? जो लैंडमार्क वर्डिक्ट था मंडे को, उसमें। तो भैया बहुत सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड क्या किया? डिसीजन जो कि सेंटर का था, एब्रोगेट करने का स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कि भैया जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है उसको एब्रोगेट किया जाए। तो जो 2019 का जो डिसीजन था सेंटर का, उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, राइट, इस वर्डिक्ट को, राइट, स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया, उसका साथ दिया। तो बी जो है वो सबसे परफेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, राइट। नंबर थर्ड, who headed the bench of 5 judges that issued the unanimous order? वो जो सर्वसम्मति वाला ऑर्डर दिया गया था, उसमें 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी, उसको लीड किसने किया था? सेंटर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़? बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कुछ भी मेरे अंदर से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सेंटेंस बहुत सिंपल सा है और साफ साफ दे रखा था कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है, उन्होंने इस चीज को क्या किया था, यूनानिमस जो ऑर्डर निकला है उस बेंच को हेड किया था। तो ए इज द राइट आंसर। ज्यादा टाइम देने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो टाइम देने का सवाल क्या है, तो फ्रंट क्वेश्चन है, अपफ्रंट क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों सीधे पैसेज में से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही डायरेक्ट आंसर देंगे। व्हाट डेडलाइन डिड द सुप्रीम कोर्ट सेट? कौन सी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सेट की रिगार्डिंग द असेंबली इलेक्शन के रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर में? क्या डेडलाइन दी गई थी? व्हाट डेडलाइन डिड द सुप्रीम कोर्ट सेट regarding the assembly elections in Jammu and Kashmir? Come on. एक सेंटेंस में लाइन साफ साफ दे रखी थी कि असेंबली इलेक्शन जो होने हैं तब तक ये चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो कब तक होने हैं? सितंबर 30 नेक्स्ट ईयर। दोस्तों सितंबर का जिक्र था, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। सितंबर 30 की बात की गई थी, तो सितंबर 30 नेक्स्ट ईयर यहाँ पे सही आंसर है। Number 5th, how many petitions challenge the revocation of special status and the decision to split the state? कौन सा इसमें सही आंसर है? बहुत ही डायरेक्ट स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन को लेके पैराग्राफ में। एंड दैट्स राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही है। यदि आपने इसका आंसर सी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। हाउ मेनी पिटिशंस चैलेंज द रिवोकेशन of special status and the decision to split the state? दोस्तों more than a dozen. C is the right answer, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, more than a dozen साफ साफ दे रखा था पैसेज में कि दर्जन से ज्यादा ऐसे पिटिशंस थे, राइट, जिन्होंने रिवोकेट किया स्पेशल स्टेटस और डिसीजंस को, राइट, स्प्लिट द स्टेट को लेकर। तो मोर देन अ डजन थी। नंबर 6, व्हाट वर द टू यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन मेंशन्ड इन द पैराग्राफ? जो दो यूनियन टेरिटरीज थी, उन्होंने क्या क्रिएट किया था एक रिजल्ट के तौर पे, जो डिसीजन था जो पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, तो वो कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्रिएट की गई? व्हाट वर द टू यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड? पैसेज में, पैराग्राफ में जो डिसीजन लिया गया उसके अकॉर्डिंग कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्रिएट की गई हैं?
दोस्तों इसका आंसर जो होना चाहिए ना वो एक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की कमी है। यहाँ पे ऑप्शन में एक ऑप्शन और होना चाहिए था। मैं आपको बता दे रहा हूँ शुरू से ही कि ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको दोनों ही आंसर चूज करने पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दो जो लाइक यू नो डिसीजन लिया गया था, तो इन दोनों को ही क्या किया गया, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया। तो व्हाट वर द टू यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पे इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था ओनली ए, ओनली सी, ए एंड बी या सी और ए, राइट। तो ए एंड बी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। एरर बताना है आपको, सिंपल सा। एज पर द अग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन। क्या आंसर होना चाहिए नंबर 7 का? 7 का सही आंसर क्या होना चाहिए? कम ऑन एवरीवन। दोस्तों बहुत ही सिंपल एरर है। एज पर द अग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्रीज, बोथ ऑफ द कंट्रीज क्या होता है? व्हाट इज बोथ ऑफ द कंट्रीज? बोथ द कंट्रीज तो सुना था भाई, ये बोथ ऑफ क्या है? तो यहाँ पे ऑफ जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए और सेंटेंस होना चाहिए एज पर द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के अनुसार साइंटिस्ट जो है दोनों कंट्रीज से, फ्रॉम बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर, काम करेंगे एक साथ सॉल्यूशन को खोजने में। तो फ्रॉम बोथ द कंट्रीज शुड बी द राइट आंसर। इट साउंड्स नाइस, फ्रॉम बोथ द कंट्रीज rather than both of the countries. Of is not the right word here. तो ऑफ को रिमूव कर देंगे। नंबर 8, read the sentence and let me know. नंबर 8 का सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? सिंपल है। सेंटेंस में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल हो। यू हैव फेल्ड, यदि पढ़े तो देखेंगे, यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस, तुम फेल हो गए प्रोड्यूस करने में किसी भी एविडेंस को, राइट, किसी भी साक्ष्य को, सबूत को जो सपोर्ट करे उस ब्लेम को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक के लिए। मतलब सेंस कहना चाह रहा है यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस, तुम भैया फेल हो गए हो प्रोड्यूस करने में कोई भी एविडेंस जो सपोर्ट कर सके उस चार्ज को, उस ब्लेम को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एरर के लिए, इस मिस्टेक के लिए। तो भाई सेंटेंस साफ साफ कहना चाह रहा है आपसे बहुत ही खुले में कि भाई तुम तो फेल हो गए हो प्रोड्यूस करने में कोई भी एविडेंस। तो कोई भी एविडेंस, कोई भी एविडेंस का मतलब क्या हो गया? ये तो नो एविडेंस है। नो एविडेंस का मतलब हो गया कि कोई भी एविडेंस नहीं। जब आप फेल हो गए हैं तो कोई भी एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करने में, ये सेंटेंस जो है मीनिंग बेस्ड नहीं बनेगा, ये सेंसलेस हो जाएगा। इसीलिए एरर तो भैया नो में ही होगा, क्योंकि नो का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। सेंटेंस में इस नो से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस नो एविडेंस, तुम फेल हो गए हो प्रोड्यूस करने में किसी भी एविडेंस को नहीं। व्हाट डज दैट मीन? तो यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए एनी एविडेंस। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम वहां पे एनी का यूज करते हैं। तो यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस टू सपोर्ट द चार्ज। तो एनी इज द राइट आंसर rather than writing down no over here. ठीक, चलिए नंबर 9, read it and let me know. पढ़ें और बताएं मुझे।
What should be the very right answer of number 9? The economical condition of our country is bad and unlikely to improve in near future. अनलाइकली और लाइकली ये दो वर्ड होते हैं, इसका मतलब होता है संभावना होना और संभावना का शून्य होना, ना होना। तो मैंने लाइकली कहा तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई संभावना है किसी चीज की, और जब मैंने अनलाइकली वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज की संभावना उतनी नहीं है। तो राइटर ने कहा इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक कंडीशन है हमारे देश की, इज बैड, थोड़ी बुरी है, एंड अनलाइकली टू इम्प्रूव इन नियर फ्यूचर, और फ्यूचर में भी ऐसा लगता है कि ये कंडीशन जो है ना वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। मतलब ये चीज असंभावित है, संभावना नहीं है कि नियर फ्यूचर में ये कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। तो वही राइटर ने कहा द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज बैड एंड अनलाइकली टू इम्प्रूव इन नियर फ्यूचर। तो आप इसको देखें ध्यान से, तो इकोनॉमिकल कंडीशन, राइटर ने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इकोनॉमिकल कंडीशन। ये इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है? इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? ही इज अ इकोनॉमिकल गाय, यदि मैंने आपसे कहा ही इज अ इकोनॉमिकल बॉय, शी इज अ इकोनॉमिकल गर्ल, सो व्हाट डज दैट मीन व्हेन यू से इकोनॉमिक बॉय, इकोनॉमिक गर्ल? जिसका मतलब होता है स्टिंगी। स्टिंगी मतलब हो गया माइजर, कृपण, कंजूस होना, जो ज्यादा रुपए खर्च ना करे, ज्यादा क्या जो रुपए खर्च ना करे। तो यही तो हो गया। ये मैंने आपसे कहा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बॉय, इकोनॉमिकल गर्ल, इकोनॉमिकल एनीवन, तो वो तो इकोनॉमिकल तो कंजूस हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे आ जाएगा? तो इकोनॉमिकल वर्ड जो है वो यहाँ पे गलत रखा गया है, और तो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए इसके प्लेस पे क्या? इकोनॉमिक, विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। राइटर कहना चाह रहा था यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन गलती से लिख दिया उसने कंजूसी वाली बात। तो सेंटेंस होना चाहिए द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक कंडीशन है हमारे देश की, इज बैड, वो बुरी है, और अनलाइकली टू इम्प्रूव, और बहुत ही मुश्किल है कि वो इम्प्रूव हो सके नियर फ्यूचर में। राइट, अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है। तो इकोनॉमिक इज द राइट आंसर, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो अर्थव्यवस्था को दिखाए, ना कि कंजूसी को दिखाए। तो इकोनॉमिक कंडीशन सिंपल था, कर भी सकते हैं आप। चलिए नंबर 10 दोस्तों, आप सबकी स्क्रीन पर रीड करें मस्ती से और बताएं। सेंटेंस सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट, और आसानी से बता भी सकते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वो और साथ ही साथ उसके दोस्त जो हैं, वेर गोइंग फॉर पिकिंग स्ट्रॉ, वेर गोइंग वो जा रहे थे, पिक करने मतलब चूज करने, क्या चूज करने जा रहे थे? स्ट्रॉबेरीज, बिखरी हुई बेरीज को। स्ट्रॉ का मतलब होता है दोस्तों स्कैटर्ड, जो चीज स्कैटर्ड है, जो बिखरी हुई है, यही कहलाता है स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पे स्ट्रॉ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, बेरीज पे फुल स्टॉप होना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे। तो सैनिस ने कहा आपसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वो और उसके साथ साथ उसके दोस्त जो हैं, वो जा रहे थे स्कैटर्ड बेरीज को पिक करने। तो ऐसा होता है ना कि पेड़ से बेर गिर गए। अब जब पेड़ से बेर गिर गए तो हम बचपन में छोटे, मतलब बचपन में छोटे, तो जब हम छोटे थे तो जब हम उस पेड़ के नीचे से जाया करते थे, उस पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो हम बेरों को हम बीना करते थे, और जब देखते थे कि यार इस पेड़ पे बेर लट गए तो फिर पत्थर मारा करते थे उसके और बेर तोड़ने के लिए, तो वो स्ट्रॉ हो जाया करते थे, राइट, मतलब स्कैटर्ड कहलाएंगे वो फिर। तो वही राइटर ने कहा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब एज वेल एज का एक रूल क्या होता है जो आप अच्छे से जानते हैं, एज वेल एज के साथ जो वर्ब लगती है वो उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एज वेल एज जब वर्ड यूज होगा तो उसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है? ही, ना कि हिज फ्रेंड्स, क्योंकि हिज फ्रेंड्स तो सेकंड है। तो इस सेंटेंस में जोर जो दिया जा रहा है, दबाव जो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है ही पे। वह, उसके साथ साथ उसके दोस्त, दोस्त तो बेचारे लटक गए उसके साथ। भाई दोस्त जो है वो लटक गए, कसूर दोस्तों का नहीं है, काम जो कर रहा है वो तो ही कर रहा है। एज वेल एज, साथ ही साथ उसके दोस्त,
तो साथ देने वाले का इतना बड़ा पक्ष नहीं होता जितना कि उस काम को अंजाम देने वाला इंसान होता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू ही द वर्ब मस्ट बी वॉज, तो यहाँ पे होनी चाहिए वॉज। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज गोइंग फॉर। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया कि यदि यहाँ पे मान लीजिए मैं ही के प्लेस पे कोई प्लूरल नाउन यूज कर दूं, तो प्लूरल नाउन है तो भाई वर्ब प्लूरल ही आएगी, फिर सिंगुलर क्यों लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ही का यूज हुआ है और प्लूरल नाउन नहीं सिंगुलर प्रोनाउन लग गया। ही क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे आप। सिंपल है दोस्तों। नंबर 11, वो आपको बताना है सिनोनिम। क्या होगा सिनोनिम स्क्रूलस का? ये एक वर्ड है स्क्रूलस, इसकी सही मीनिंग, इसका सही वोकैबुलरी, सही सिनोनिम क्या होना चाहिए? SCURRILOUS। कम ऑन एवरीवन, स्क्रूलस का सही मीनिंग क्या होना चाहिए बताइए। दैट्स प्रीटी कूल। And you were asked the what must be the right meaning of the word screwless, and दोस्तों the right meaning of screwless is vituperative। जी हाँ, एग्जैक्टली vituperative। लेकिन vituperative का मतलब क्या होता है? vituperative का मीनिंग क्या होगा? जो स्क्रूलस का मतलब होगा। और स्क्रूलस का मतलब क्या होता है? एब्यूजिव, मतलब बहुत ही घृणित, बहुत ही गंदा, वाहियात, राइट। इट्स कॉल्ड स्क्रूलस। जो आपके मन को अच्छा ना लगे, जो बेकार हो, वही कहलाता है स्क्रूलस। तो राइटर ने वही कहा कि स्क्रूलस का सही मीनिंग क्या होगा। तो पॉजिटिव वर्ड है प्रेजिंग, प्रशंसा करना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डल एक नेगेटिव वर्ड है लेकिन स्क्रूलस को डिनोट नहीं करता। लाउड मतलब तेज हो गया, ये भी स्क्रूलस को डिनोट नहीं करेगा। तो विट्यूपेरेटिव मींस अब्यूजिव, बहुत ही आ, मुझे कहना चाहिए एबिसमल काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। वही कहलाएगा स्क्रूलस का सही मीनिंग, वाहियात, बेकार, गंदा, विट्यूपेरेटिव। ठीक है। नंबर 12, मफल का सही सिनोनिम क्या होना चाहिए? व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड मफल? MUFFLE। कम ऑन एवरीवन, डिक्रिप्ट, ब्रेक, डिकोड और डल। मफल का सही मीनिंग क्या होना चाहिए? आपने देखा होगा कि मफल का हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, वो साउंड के लिए करते हैं, आवाज के लिए, राइट। और जब साउंड मफल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बहुत धीमा पड़ गया, बहुत ही कमजोर पड़ जाना, धीमा पड़ जाना, बिल्कुल ना आना। नॉट ऑडिबल मीन्स इनऑडिबल। किसी भी चीज का इनऑडिबल होना। तो जब वो चीज इनऑडिबल हो गई तो वो मफल हो गई। सो मफल का मतलब क्या हो गया? डल होना, राइट। दोस्तों डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डल। डिक्रिप्ट, ब्रेक और डिकोड गलत हो जाएंगे। सर गलत क्यों हो गए? क्योंकि डिक्रिप्ट का मतलब ही डिकोड होता है और ब्रेक को भी आप डिकोड कहते हैं, तो तीनों के मतलब एक ही हो गए, किसी भी चीज के कोड को तोड़ देना, जान लेना। तो मफल का मतलब ये तो होगा नहीं जान लेना, मफल का मतलब होता है धीमा पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना। इसीलिए डल जो है वो उसके सही मीनिंग में जाएगा। मफल मीन्स डल, राइट। चलिए नंबर 13। सो यहां तक तो थे सिनोनिम। 13 कह रहा है आपसे एंटोनियम। ट्रांसग्रेस जो वर्ड है उसका सही एंटोनियम क्या होना चाहिए? What must be the right antonym of the word transgress? Come on, everyone. And that's nice. That's very good. दोस्तों ट्रांसग्रेस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? घुसपैठिया,
या घुसपैठ कर देना, जबरदस्ती कहीं घुस जाना, असम्मान करना, किसी के संग मिसबिहेव करना, ये भी हो जाएगा। तो सिनोनिम के तौर पे तो आप कह सकते हैं कि भाई ट्रांसग्रेस कर दिया, ट्रांस लाइक ट्रेसपास कर दिया, मिसबिहेव कर दिया किसी के साथ। सिनोनिम एंटोनियम पूछा गया तो भाई सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव वर्ड इसका एंटोनियम हो जाएगा ओबी, OBEY। तो ओबी जो हो गया सम्मान करना, किसी का आदर करना, ये इसका एंटोनियम हो गया। एर, लैप्स और मिसबिहेव, ये तीनों एक नेगेटिव कैटेगरी के वर्ड हैं, राइट। गलती करना, छोड़ देना किसी भी चीज को, गंदा व्यवहार करना, तो उसी में मीन में आएंगे। लेकिन सही एंटोनिम क्या होगा ट्रांसग्रेस का? ओबी, सम्मान करना। नंबर 14 दोस्तों, द राइट एंटोनियम ऑफ द वर्ड alacrity, ALACRITY। alacrity जो वर्ड है, इसका सही एंटोनियम क्या होना चाहिए? What must be the right antonym of the word alacrity? Come on. चलिए, आई होप एवरीबॉडी इज डन हियर। दोस्तों, alacrity का एंटोनियम जो सबसे सटीक जाता है वो जाता है अपैथी। अपैथी का मतलब हो गया किसी भी चीज से घृणा करना, नफरत करना, राइट। तो अपैथी जो है वो alacrity का मीनिंग जाएगा। alacrity का मतलब हो जाता है स्मूथ होना, किसी भी चीज का स्मूथ होना, बहुत ही स्मूथली रन करना, बहुत ही सटीक और सही होना। लेकिन एंटोनियम के तौर पे अपैथी मतलब घृणा करना। विलिंगनेस, रेडीनेस और ईगरनेस, इच्छुक होना, ये इसके सिनोनिम के तौर पे जा सकते हैं alacrity के। और ये तीनों का मतलब एक होता है, विलिंगनेस इच्छुक, ईगरनेस अपनी इच्छा दिखाना, उत्सुकता दिखाना, और रेडीनेस वही हो गया। तो alacrity के सिनोनिम के तौर पे तो नीचे के तीन हो गए, लेकिन आपसे तो बात चल रही थी एंटोनियम की। तो राइट एंटोनियम इज अपैथी, किसी भी चीज को हेट करना, डिसलाइक करना, राइट। नंबर 15, एक वर्ड दिया गया है टॉक्सिक। दोस्तों, इस टॉक्सिक वर्ड का सही यूज किस सेंटेंस में किया गया है? मस्ती से पढ़ें। इन दिस सेंटेंस द गिवन वर्ड हैज बीन यूज्ड करेक्टली। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो। चलिए, सिंपल था दोस्तों। हाँ, और सिंपल भी क्यों, यदि आपको टॉक्सिक का मीनिंग मालूम है तो आप यूज कर सकते हैं आसानी से। व्हाट इज दैट मीन? सेंटेंस ने कहा आपसे कि भाई टॉक्सिक जो वर्ड है, इसमें से किसमें सही यूज है? द पेशेंट बिकेम टॉक्सिक 2 days लेटर। पेशेंट जो है वो टॉक्सिक बन गया 2 दिन बाद। तो पेशेंट टॉक्सिक बन गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द पेशेंट बिकेम टॉक्सिक 2 days लेटर, 2 दिन बाद पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई। कंडीशन में थोड़ा बदलाव आना, चेंजेस आना, नेगेटिव में टॉक्सिक, अनकॉन्शियस हो जाना, राइट। टॉक्सिक का वैसे मतलब होता है किसी भी चीज का पॉइजनस हो जाना, किसी भी चीज का ऐसा बन जाना कि अब वो असहनीय हो जाए, अब वो सहन ना हो पाए, इनटॉलरेबल, राइट, इज कॉल्ड टॉक्सिक। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि द पेशेंट बिकेम टॉक्सिक 2 days लेटर, 2 दिन बाद पेशेंट जो है वो उसकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, वो अनकॉन्शियस हो गया। तो ए में सही यूज किया गया है इसको, टॉक्सिक का मतलब, जी हाँ सही है। आई मिस द डेडलाइन। नंबर सेकंड में कहा मैंने डेडलाइन को मिस कर दिया बट वाज ग्रांटेड टॉक्सिकली,
लेकिन मुझे परमिशन मिल गई टॉक्सिकली। ये यहाँ पे क्या बवाल है भाई? टॉक्सिकली का मतलब यहाँ पे मेरे अंदाज से टॉक्सिकली का कोई सेंस ऐसा नहीं निकलना जो सेंटेंस को पूरा करे। आई मिस द डेडलाइन, मैंने डेडलाइन को मिस किया बट वॉज ग्रांटेड, लेकिन मुझे परमिशन दे दी गई टॉक्सिकली। सेंस में मजा सा नहीं आया। टॉक्सिकली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लास्ट में कहा उसने शी हैड बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। जी हाँ, जब रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ही चीजें गड़बड़ हो जाएं और आप रह ना पाए और आपको लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही सर का दर्द बन गया, अब तो ये जीने नहीं दे रही चीजें, तो उसी को कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। शी हैड बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो एक ऐसी रिलेशनशिप में है जो कि बड़ी पॉइजनस सी है, जो बड़ा परेशान रखती है इन चीजों में इन लोगों को। इसको टॉक्सिक, तो यहाँ भी टॉक्सिक सही है। तो इस प्रकार से इसके ए और सी जो है वो सही आंसर होने चाहिए। नंबर ए टॉक्सिक 2 days later, नंबर सी टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, बी नहीं होगा। तो यदि आपको आंसर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखी, ऑप्शन होने चाहिए ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, बी और सी और ए और सी। इस हिसाब से ए और सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक दोस्तों, तो खैर ये थी आज की क्लास, फिनिश करते हैं नंबर 15 का। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे दोस्तों मंडे से, और नेक्स्ट क्लास को मस्ती से पूरे पूरे क्वेश्चंस के साथ, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करें, जरूर लगाएं, और यदि कहीं कोई डाउट है तो पूछने में कतराएं नहीं आप मुझसे, बस ये ध्यान रखें। प्लीज आस्क मी these questions if you want to ask and if you have any kind of doubt, right? तो मस्ती से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट? तो दोस्तों स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।